students, in this video we will cover chapter 7, that is company analysis, business and governance। और इस चैप्टर में हम कंपनी का स्वॉट एनालिसिस समझने वाले हैं कि कंपनी को स्वॉट एनालिसिस कैसे करना है, बैकग्राउंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड चेक कैसे करना है, और कंपनी की कंपटीटिव एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं, और उसकी प्राइसिंग पावर, ये सब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो फर्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ कंपनी एनालिसिस इन फंडामेंटल रिसर्च। देखिए, बाय फार दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल डूइंग द फंडामेंटल रिसर्च ऑफ अ कंपनी। कंपनी एनालिसिस के अंदर हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ने वाले हैं और कंपनी के इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट हो गई, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट हो गई, डायरेक्टर रिपोर्ट हो गई। तो ये सारी रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जहाँ से एक रिसर्च एनालिस्ट को एक आइडिया लगता है कि कंपनी के होराइजन क्या है और कंपनी के अंदर क्या क्या चल रहा है और उसके बिजनेस प्रोजेक्शंस क्या हैं, बिजनेस की ओवरऑल ग्रोथ क्या है, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो सारा आइडिया किससे निकलेगा? कंपनी एनालिसिस से निकलेगा। सो एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी बाय अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज बिजनेस। पहले तो कंपनी का बिजनेस ही समझना पड़ेगा, फिर उसका बिजनेस मॉडल, उसकी कंपटीटिव एडवांटेज। डज द कंपनी हैव नेसेसरी कैपेबिलिटी टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मतलब अगर कोई भी न्यू हराइजन्स आते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या वो उस न्यू हराइजन के अंदर अपने आप को कोप अप कर सकती है? क्या वो इतनी कैपेबल है कि उस हराइजन को वो एक्सप्लॉइट कर सके? ठीक है। और या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग थ्रेट है, क्या वो उससे कोप अप कर सकेगी? इज द कंपनी मैनेजमेंट कम्पिटेंट इनफ। तो कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी भी देखी जाएगी, उनका एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा। डज द मैनेजमेंट हैव अ विजन फॉर द कंपनीज फ्यूचर। तो वो क्या विजन होल्ड करते हैं कंपनी के लिए? Does the company has necessary governance structure that the board and management will act in the best interest of the company and its shareholder? तो इसमें क्या होगा कि जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है या फिर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स हैं, क्या कंपनी उसको पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या उसको वो ध्यान में रखती है, या फिर कंपनी अपने प्रमोटर्स और अपने मैनेजमेंट के लिए काम करती है? तो कंपनी के मैनेजमेंट की इंडिपेंडेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वाइल एनालाइजिंग द फंडामेंटल रिसर्च ऑफ अ कंपनी। So understanding the business and business model. It is important to understand the business and business model of the company before investing in it. सही बात है। कहते हैं कि जिस बिजनेस को, जिस धंधे को आप समझ नहीं सकते उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक बिजनेस को समझोगे तो आप उसको उसी तरीके से इन्वेस्ट करोगे कि जैसे उस बिजनेस को आप ही चला रहे हो। अकॉर्डिंगली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च ऑन एनी बिजनेस हैज टू बी क्वेश्चन सच एज व्हाट डज द कंपनी डू एंड हाउ डज इट डू, who are the customers and why do customers buy those products and services, why does the company serve these customers। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विच रिसर्च एनालिस्ट शुड बी लुकिंग फॉर, और जैसे ही इनका आंसर मिलेगा उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी या फिर और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर कंपनी। देन प्राइसिंग पावर एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट पावर। देखिए, जितनी भी कंपनीज होती हैं, सब कंपनीज के एक प्री डिफाइंड क्लाइंट्स होते हैं। उन क्लाइंट से वो प्राइस टेकर भी हो सकती है, प्राइस मेकर भी हो सकती है। तो हर एक कंपनी के पास अपनी अपनी एक फोटे होती है और वो प्राइसिंग पावर भी हो सकती है। तो प्राइसिंग पावर्स रेफर्स टू द कंपनी एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन एंड चार्ज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। क्या ये एफएमसीजी के अंदर है? प्राइसिंग पावर एफएमसीजी कंपनीज के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं और सब एक ही जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं। Companies with strong pricing power would be able to pass on any escalation in the input cost to their customers। इसका मतलब क्या है? मान के चलिए अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है किसी कंपनी के लिए, तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि वो जो इंक्रीज इन कॉस्ट है वो पास ऑन कर सके अपने कस्टमर को। ठीक है। अगर वो खुद होल्ड करेगी तो उसको लॉसेज होंगे, अगर वो पास ऑन करेगी तो उसको वो लॉस नहीं होगा। तो प्राइसिंग पावर का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है कि कोई भी इनपुट कॉस्ट के अंदर अगर इंक्रीज आ रहा है तो वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर सके। They can also increase their prices when demand is strong and thus grow their margins। ठीक है। जब डिमांड बढ़े तो ऐसा भी होना चाहिए, मार्केट उनके क्लाइंट ऐसे होने चाहिए जैसी डिमांड बढ़े वो प्राइस भी हायर चार्ज कर सके। मोस्ट ऑफ्टन प्राइसिंग पावर इज ड्रिवन बाय द इंडस्ट्री फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑल द कंपनीज इन द इंडस्ट्री। दीज फैक्टर्स इंक्लूड द कंपटीशन इंटेंसिटी इन द इंडस्ट्री, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द लेवल ऑफ कमोडिटाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। तो कंपटीशन से भी प्राइसिंग पावर बहुत इंपैक्ट होती है, कमोडिटी प्राइसेस से भी। कमोडिटी प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, और प्राइस इलास्टिसिटी से भी फर्क पड़ेगा, यानी डिमांड और सप्लाई। देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस या फिर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन ओवर द कॉम्पिटिटर्स। एक कंपनी के पास अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट क्या एडवांटेजेस हैं?
क्या वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब एक हायर क्वालिटी का वो प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर लोअर क्वालिटी का ग्रिफिन प्रोडक्ट हो। कम्पिटिटिव प्राइसिंग हो, क्या उनके पास क्लाइंट ऐसे है कि उनकी कम्पिटिटिव प्राइसिंग है, या फिर उनका एग्जीक्यूशन मॉडल ऐसा है कि वहाँ से उनको ज़्यादा पैसा बच जाता है। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया? वन वे इन विच अ कंपनी कैन मतलब आउट परफॉर्म इट्स कंपटीशन इज बाय इनकॉर्पोरेटिंग बेटर फीचर्स इन द प्रोडक्ट्स दैट वुड अपील टू इट्स टारगेट कस्टमर ग्रुप। फॉर दैट मैटर लग्जरी कार सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो लग्जरी कार सेगमेंट की प्राइसिंग आपको पता ही है कितनी होती है, लैक्स में, हायर एंड ऑफ द लैक्स या फिर करोड़ में होती है। तब भी उनका प्रॉफिट मार्जिन जो नॉर्मल रूटीन की गाड़ियाँ बनाते हैं, नॉर्मल कार्स जो बनाते हैं उनसे ज़्यादा होता है। फॉर दैट मैटर मारुति और ह्यूंडई, तो मारुति और ह्यूंडई एक कॉमन क्लास के लिए कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन अगर हम BMW, ऑडी, मर्सिडीज की बात करते हैं, वो लग्जरी सेगमेंट को केटर करती हैं, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन स्टिल मारुति और ह्यूंडई से ज़्यादा है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कॉम्पिटिशन बिटवीन मारुति एंड ह्यूंडई, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कार्स के केस में। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखना, चीज़ें सस्ती देना लेकिन फीचर सेम रखना। अनदर वे अ कंपनी कैन compete better with the competitor is by pricing its product. Execution, another very critical factor that helps a company to do better than the competition is that the company's ability to execute better. इस एग्जीक्यूशन के टाइम में हम ले सकते हैं टाइमली डिलीवरी। ऐसी कौन सी कार कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो टाइमली डिलीवरी दे दें कस्टमर्स को, या फिर ये कह लीजिए आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल्स भी इसमें इंपॉर्टेंट है। कंपनीज दैट मैनेज टू कम्युनिकेट बेटर विद देयर कस्टमर्स और एग्जीक्यूट अ बेटर सेल्स स्ट्रैटेजी थ्रू अ फोकस्ड अप्रोच कैन डू बेटर देन देयर कंपटीटर्स। Then SWOT analysis. SWOT stands for strength of a company, its weakness, the way it explores the opportunities and threats. So SWOT analysis is one of the popular frameworks that can help an analyst evaluate business fundamentals. Strength and weakness are internal to the company. ये सारी देखिए SWOT analysis तो बिफोर इन्वेस्टिंग सारी कंपनीज का वैसे भी करना चाहिए। तो स्ट्रेंथ में क्या आता है? इंटरनल कैपेबिलिटीज क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स उस कंपनी के अंदर ऐसे हैं जिसमें वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टैंड्स फॉर एक वैल्यूएबल ट्रेडमार्क को होल्ड करते हो, फार्मा कंपनीज में तो पेटेंट्स होल्ड करते हो, या फिर बहुत अच्छी गुडविल हो, जैसे हो गया आपका हल्दीराम। लो कस्टमर कंसंट्रेशन हो, लो कॉस्ट और हाई मार्जिन हो उनके पास, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट कंपनी और गवर्नमेंट से जिसको सपोर्ट हो, जैसे कि मान के चलिए आप आज की तारीख में किसको, कौन से सेक्टर को है? पावर सेक्टर को, ग्रीन पावर सेक्टर को। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे कि टाटा ग्रुप, ये उसकी स्ट्रेंथ हो गई। तो स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? बाय एनालाइजिंग द पास्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। और स्ट्रेंथ के सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन हो, कुल मिला के एसेट्स, जिनका एसेट बेस स्ट्रॉन्ग हो या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी उनके फेवर में हो, ठीक है, जिनकी हेल्दी बैलेंस शीट हो, हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन हो, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब वीकनेस की बात करें तो इंटरनल इश्यूज हैं जो कि जिसकी वजह से अगर कोई भी एक्सटर्नल चेंज आता है या कोई भी एक्सटर्नल वेरिएशन आती है तो कंपनी उसकी वजह से उसको कोप अप नहीं कर पाती, तो वल्नरेबल बनाती है जो कंपनीज को। तो वीक फाइनेंशियल पोजीशन हो, हाई फिक्स कॉस्ट हो, लो मार्जिन कैन इजीली टर्न नेगेटिव इन केस ऑफ स्लो डाउन। अब लो मार्जिन की बात करूँ तो मान के चलिए कैसे, इसके अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, उनके मार्जिन बहुत कम होते हैं जनरली, तो लो मार्जिन कंपनी। अब जैसे ही पावर की डिमांड अगर कम हो गई, मान के चलिए फैक्ट्री से और जितनी भी कमर्शियल पावर यूटिलिटी होती है वो कम हो गई, तो फिर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो लॉस में भी आ जाएगी। हाई कस्टमर कंसंट्रेशन हो, लीगल केसेस बहुत सारे पेंडिंग हो, लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो, मैनेजमेंट सारी फ्रेश मैनेजमेंट हो सारी, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। देन अपॉर्चुनिटीज़। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि मान के चलिए कोई भी सिनेरियो में चेंज आ रहा है, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो रही है या फिर इंडस्ट्री के अंदर R&D की वजह से प्रोडक्ट इनोवेशन हो रही है, तो ये होता है अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी का सबसे बढ़िया एग्जांपल हो जाएगा FMCG सेक्टर, जो डेली यूज़ के आइटम बनाते हैं। अब FMCG सेक्टर में आप समझिए इनका जो प्रोडक्ट है ना वो 10 साल पहले जो था आज भी वही है, उसी तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं। या फिर मान के चलिए सिगरेट्स एंड अल्कोहल हो गया, तो सिगरेट्स एंड अल्कोहल के अंदर प्रोडक्ट और इनोवेशन क्या होने वाला है? कोई चेंज ही नहीं होने वाला। उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आएगी? गवर्नमेंट पॉलिसी में। अब गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर GST के रेट बढ़ेंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा? थ्रेट भी हो जाएगा और उनकी वीकनेस भी हो जाएगी कि उनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे, है ना। और अगर वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर करती है और GST कम हो गया तो उस केस में क्या होगा? कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी एक्सपेंड करने की।
देन थ्रेट्स भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. So threats are essentially risk that comes from the external environment. While an analyst assesses the threat, it is very important to distinguish threats coming from the external environment from risk on account of the internal situation. तो इकोनॉमिक रिसेशन, कोई भी बहुत बड़ा मैक्रो चेंज आता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर तो थ्रेट्स सारी इंडस्ट्री को एक साथ हिट करते हैं. तो इकोनॉमिक रिसेशन हो गया, रेगुलेटरी हेडविंड्स हो गया यानी सरकार जब नीतियाँ चेंज करती है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस हो गए. अब टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस के अंदर एक सबसे बड़ा एग्जांपल है जैसे अभी इलॉन मस्क का स्टारलिंक आ रहा है. स्टारलिंक क्या है कि वाईफाई दे देगा, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर वाईफाई आने लग जाएगा. अब इससे प्रॉब्लम किसको आएगी? जियो जैसी कंपनी को, जियो एयरटेल आइडिया को, आइडिया जैसी कंपनीज को प्रॉब्लम आ जाएगी. देन डी रेगुलेशन और डी लाइसेंसिंग ऑफ एन इंडस्ट्री. तो जितने भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ता जाएगा. तो इन सब चीज़ों का आप एनालिसिस कर सकते हैं. और ये स्वॉट एनालिसिस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिलता है आईपीओ के टाइम पे. तो आईपीओ के टाइम पे कंपनीज अपने प्रोस्पेक्टस में पूरा डिटेल में स्वॉट एनालिसिस देते हैं और वो बताते हैं कि कंपनी को एग्जिस्टिंग थ्रेट्स कहाँ से हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी क्या है उनके लिए, वीकनेस और स्ट्रेंथ, सब कुछ वो एक्सप्लेन करते हैं. तो स्वॉट एनालिसिस की रिपोर्ट वहाँ से समझने के लिए सबसे बढ़िया है. देन मैनेजमेंट एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, और इसके अंदर क्या आएगा? सबसे क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट में उनका एक्सपीरियंस आएगा, एजुकेशन बैकग्राउंड आ जाएगा, है ना, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस आ जाएगी. और पास्ट परफॉर्मेंस कैसे होगा? क्वांटिफाइबल फिगर है, मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनीज की कैसी है उससे पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट की कैसी है, क्या मैनेजमेंट अपनी ग्रोथ डिलीवर कर सकी या नहीं करेगी. सारी मैनेजमेंट जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर प्रोजेक्शंस देते हैं जिसको मैनेजमेंट गाइडेंस कहते हैं. तो मैनेजमेंट गाइडेंस जो भी मिली है क्या कंपनी वो डिलीवर कर पा रही है? अगर वो डिलीवर कर पा रही है तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो बोलती है, जो प्रॉमिस करती है उसको डिलीवर भी कर देती है. सो द कंपिटेंसी एंड इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी है. Integrity of the management and board give the assurance of the quality of management. However, this is an extremely challenging task, and while analyzing the competency is challenging, analyzing integrity is almost impossible. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि इंटेग्रिटी को पता लगाना तो बहुत डिफिकल्ट है. अब इंटेग्रिटी आप कैसे लगाओगे पता? किसी भी कभी कोर्ट केस रहा हो ना रहा हो, कोई मॉरल केस के अंदर पिनलाइज ना किया गया तो यहाँ से इंटेग्रिटी तो जरूर पता चल जाएगी. लेकिन उनकी कोर कॉम्पिटेंसी कैसे पता चलेगी? मान के चलिए गाइडेंस जो वो देते हैं कंपनी के रिस्पेक्ट में, वो गाइडेंस वो डिलीवर कर पाते हैं नहीं कर पाते. तो आई गेस सबसे बड़ा एग्जांपल उनकी कंपिटेंसी चेक करने का यही होता है, गाइडेंस को वो डिलीवर कर पाते हैं. सो इवैल्यूएटिंग अ मैनेजमेंट कंपिटेंसी, द टॉप मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी टिपिकली इंक्लूड्स चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल एंड चीफ ऑपरेटिंग and other C-level officers. Assessing their competency is a challenging task for an analyst. The top management of the company typically has several years of experience. एक तो experience मैंने आपको बताया था. And it is least likely that an analyst would possess the necessary skills to assess the competency of all of them. तो इसमें क्या देख सकता है? एजुकेशनल, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और एसोसिएशन विद द कंपनी. अब इससे होगा क्या? जितने ज़्यादा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और एसोसिएशन विद द कंपनी होगी उसको बिजनेस का ना पहचान हो जाएगी, उसको बिजनेस साइकिल समझ आ जाएगी, उसको मार्जिन पता होगा, उसको पूरा इंटरनल पता होता है. जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस और उसको एसोसिएशन होगा कंपनी से. क्या लॉन्ग टर्म विजन वो होल्ड करता है. गाइडेंस देखिए, बार बार मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है. जो मैनेजमेंट गाइडेंस देती है अपने स्टेक होल्डर्स को और फिर वो गाइडेंस को डिलीवर कर पाती है तो वो मैनेजमेंट सबसे बढ़िया है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ एसोसिएटेड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं. अब स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है? जिसका कंपनी के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है. मान के चलिए जो प्रोडक्ट सप्लायर्स हो गए वो भी स्टेक होल्डर हैं. क्यों? क्योंकि उनको कंपनी से रेवेन्यू जनरेट होता है, वो वेंडर है कंपनी के. जो कंपनी के कस्टमर्स हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं. कंपनी का जिम्मेदारी बनती है वो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे. जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी स्टेक होल्डर है. गवर्नमेंट वो भी स्टेक होल्डर है. गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि उसको टैक्स मिलता है. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो प्रैक्टिसेस हैं जो अपने स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी बिजनेस पॉलिसी लेती है और कंपनी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ करती है सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए करना चाहिए. और ऐसा ना हो कि वो किसी एक स्टेक होल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दूसरे स्टेक होल्डर का नुकसान करे. तो कुल मिला के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यही मतलब है. और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान किसका रखना है? माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स का. तो बोर्ड कंपोजिशन. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी कंपनी के लिए सबसे सुपीरियर अथॉरिटी कौन सी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारा डिसीजन लेते हैं. सारी पॉलिसी कौन बनाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो बोर्ड की कंपोजिशन ऐसी होनी चाहिए, उस बोर्ड के मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकें विदाउट
विदाउट, मतलब ऐसे होता है कुछ यस मैन भी होते हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे बोर्ड मेंबर्स नहीं होने चाहिए, रादर इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स होने चाहिए। और इसी के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर और लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर LODR रेगुलेशंस के अंदर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं। इंडिपेंडेंट जो कंपनी से किसी भी फॉर्म में एसोसिएट नहीं थे, कंपनी या फिर उसके प्रमोटर से एसोसिएट नहीं थे। तो बोर्ड कंपोजिशन ऐसी ही होनी चाहिए कि उसमें 50% से ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंट होने चाहिए। देन सेपरेशन ऑफ बोर्ड चेयरमैन रोल ऑफ MD एंड CEO, वो ये कह रहे हैं कि MD एंड CEO दोनों अलग होने चाहिए। नॉमिनेशन कमेटी फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नॉमिनेशन कमेटी नेम रिकमेंड करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि ये पर्सन एलिजिबल हैं और आपको आप देख सकते हैं अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इनको बन। देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, वो ट्रांजेक्शन होती है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन होती हैं जो आप किसी ग्रुप कंसर्न कंपनी से करते हैं या फिर प्रमोटर से रिलेटेड किसी पर्सन से करते हैं या किसी डायरेक्टर से रिलेटेड कोई भी पर्सन से अगर आप मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहलाई जाती है। फिर उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है, फिर उसका कंपनी इज बाउंड टू डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। देन रेम्यूनरेशन कमेटी कंपोजिशन, रेम्यूनरेशन कमेटी का काम क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो मैनेजमेंट के पार्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड C-लेवल मैनेजमेंट जो है उनकी कितनी रेम्यूनरेशन होनी चाहिए वो कौन अप्रूव करेगा, रेम्यूनरेशन कमेटी। अब इन कमेटीज के अंदर यहाँ पे रेम्यूनरेशन कमेटी और नॉमिनेशन कमेटी दोनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ही मेंबर होते हैं, बोर्ड के ही मेंबर होते हैं। लेकिन ये जो कमिटीज हैं, दीज कमिटीज आर डोमिनेटेड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो इंडिपेंडेंट पर्सन ज्यादा होते हैं, इनका चेयरमैन भी इंडिपेंडेंट ही होगा। देन किसी बिजनेस को इवैल्यूएट करने के लिए प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मान के चलिए अगर किसी कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग ही बहुत कम है, प्रमोटर होल्डिंग अगर कम है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि प्रमोटर्स को खुद को ही अपनी कंपनी के ऊपर या अपने बिजनेस एक्यूमेन के, बिजनेस विजडम के ऊपर भरोसा नहीं है। और वहीं पे ऑन द कॉन्ट्ररी अगर कहीं पे प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि प्रमोटर को खुद को ही अपनी कंपनी और अपनी पॉलिसी पे भरोसा है और वो कंपनी को छोड़ के नहीं भागने वाला, पैसे लेके नहीं भागने वाला। ठीक है, तो जितनी प्रमोटर होल्डिंग होगी उतनी सबसे बढ़िया। और प्रमोटर होल्डिंग एक कंपनी में मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 75%। ठीक है, तो प्रमोटर होल्डिंग जितनी बढ़िया उतनी, जितना ज़्यादा उतनी बढ़िया। Then risk in the business, these are the risk in every business which may range from business aspects to operational aspects to execution aspect and other. The risk may be apparent, जो एकदम से दिख जाए, and known, or they may be unknown. Analyst should focus a lot on the risk aspects in various dimensions of the business. ठीक है, तो risk ये भी SWOT analysis में ही आ जाएगा एक तरीके से। Then history of credit rating, अब credit rating समझ लेते हैं क्या होती है। Credit rating होती है a rating that specifies the ability of a borrower to service its debt। ठीक है, तो एक कंपनी ने अगर कोई डेट रेज करा है, कोई कर्जा उठाया, तो उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है कि वो उस डेट को वापस कर सकता है कितने टाइम के अंदर, वो कौन बताएगा, वो क्रेडिट रेटिंग से पता चलेगा। तो दिस क्रेडिट रेटिंग इज डन बाय द इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, CRAs बोलते हैं उनको। और ये आफ्टर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी वो क्रेडिट रेटिंग असाइन करती हैं। और सबसे बढ़िया रेटिंग क्या होती है, AAA पॉजिटिव। ठीक है, एक बार इसको पढ़ते हैं। क्रेडिट रेटिंग रेफर्स टू द रेटिंग ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ बोरोवर, जिसने पैसा उधार पे लिया, टू सर्विस इट्स डेट रिलेटेड ऑब्लिगेशन। These ratings which are provided by the independent credit rating agencies are issued at issuer level as well as individual debt level। इसका मतलब क्या है, एज अ कॉर्पोरेट, एज अ कंपनी होल, मतलब पूरी कंपनी को भी वो साइन कर सकते हैं, या फिर जब एक पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर सेगमेंट में लोन लिया हुआ है तो उस लोन के लिए भी क्रेडिट रेटिंग पर्टिकुलर लेवल पे हो सकती है। द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी कैन ऑल्सो प्रोवाइड पर्सपेक्टिव्स ऑन हाउ द मैनेजमेंट रिएक्ट्स टू एक्सटर्नल फीडबैक। तो हिस्टोरिकल क्रेडिट रेटिंग क्या हो गई कि मान के चलिए किसी, और ये बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल में आता रहता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है कंपनीज को क्रेडिट रेटिंग असाइन करती है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है उसका अडानी ग्रुप का। सो पहले अडानी ग्रुप की क्रेडिट रेटिंग क्या होती थी, BB नेगेटिव होती थी, अब हो गई है BB पॉजिटिव। तो पूरे ग्रुप को वो असाइन कर देते हैं। ऐसे हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इसका मतलब क्या है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो रही है और कंपनी अपने बोरोवर्स को कंपनी अपने लेंडर्स को खुश रखती है और टाइमली पेमेंट उनको करती है। देन कम्स ESG फ्रेमवर्क फॉर कंपनी एनालिसिस, और मैं ये कहूँगा कि ये रादर एक न्यू कंसेप्ट है
और इसके अंदर ESG कंसिडरेशन लेनी पड़ती है वाइल एनालाइजिंग अ कंपनी। और ESG स्टैंड्स फॉर, E स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, सो एनवायरमेंटली कॉन्शियस होना। देन S स्टैंड्स फॉर सोशल, सोशली कॉन्शियस होना। एंड G स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस। ठीक है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कंपनी की, सोशली अवेयर होनी चाहिए, उसकी जितनी भी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो ऐसा ना हो कि सोशली एक्सप्लॉयटेशन करे। जैसे सोशल फैक्टर्स हो गए, जैसे अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली चीज़ों को काम करना, जैसे मान के चलिएगा जेंडर इक्वालिटी बढ़ाना या फिर सोशल अवेयरनेस बढ़ाना, सोशल अवेयरनेस कैंपेन बढ़ाना। गवर्नेंस हो गया, कोई भी माल प्रैक्टिसेस नहीं करना, और जितनी कंपनी या जितनी भी बिजनेस परफॉर्मेंस बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, तो वो गवर्नेंस में आ जाएगा। और अभी रिसेंटली NSE ने भी एक ESG इंडेक्स लॉन्च करा है, और जिस कंपनीज की स्कोरिंग सबसे बढ़िया है वो ESG इंडेक्स के अंदर इंक्लूड भी करी है। अब इवन म्यूचुअल फंड की स्कीम्स भी आ रही हैं, और वो स्कीम्स केवल बेस्ट ESG परफॉर्मिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। सो ESG के लिए बहुत कॉन्शियसनेस आ रही है अभी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के लिए। तो एक बार पढ़ लेते हैं, हाउ डू द कंपनीज एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। तो देखिए एनवायरमेंट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है आज की तारीख में, सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग इज ऑलरेडी देयर। तो रादर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि अब आज की तारीख में जितनी भी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो, मिनिमल इम्पैक्ट के साथ कोई भी प्रोजेक्ट आए, एनवायरमेंट पे मिनिमल इम्पैक्ट होना चाहिए। सो कंपनीज विद लो कार्बन एमिशंस, इसलिए ही सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। पहले क्या लगते थे, पहले कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स लगते थे एनर्जी के, लेकिन अब कोल से क्या हो रहा है, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, तो अब ग्रीन एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट लग रहे हैं। एंड लो कंट्रीब्यूटर्स टू पॉल्यूशन रैंक बेटर देन द अदर्स। ठीक है, तो जिसकी, और इसके अंदर क्या माइनिंग भी आ सकती है, जितनी भी माइनिंग कंपनीज है वो भी एंड अगेंस्ट द एनवायरमेंट जाके अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस करती है, तो माइनिंग कंपनीज के ये ध्यान में रखना पड़ेगा। देन व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट कंपनी परफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल एनरिचमेंट भी होनी चाहिए। इस अंदर क्या है, फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स में क्या आएगा, जितने भी लेबर हैं, तो जितने भी लेबर या डेली वेजेस वाले लेबर क्या काम करती है कंपनीज के अंदर, क्या उनको सही सिचुएशन के अंदर या फिर उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन जेंडर इक्वालिटी, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला जो यहाँ पे क्लॉज है आर्टिकल का, वो आ जाएगा। एंड मैनी सच सोशल फैक्टर्स, कंपनीज दैट कंट्रीब्यूट मोर टू दीज फैक्टर्स रैंक बेटर देन द अदर। इसके अंदर ना एम्प्लॉय कंडीशन सबसे ज़्यादा आ जाएगी कि कंपनी के लेबर एंड एम्प्लॉय कंडीशन कैसी है। द लास्ट क्राइटेरिया फोकस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या आएगा कि कंपनीज की बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है दैट शुड बी इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन। So ESG investors use the ESG filter to shortlist their potential investment. Once shortlisted, the stock does not become an automatic investment. Investors perform all the other regular analysis to identify the suitable investment. So this is one of the ways to analyze a company, ESG index or ESG benchmarking. और बहुत prevalent है, बहुत common हो गई आज की तारीख में। ठीक है, so this was the last topic from this chapter, and we'll meet with the new chapter in next video. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.